हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग संघ की विधायिका शुरू करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जिसमें जो महत्वपूर्ण अंग है संसद, पार्लियामेंट, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका, जिसमें पहला टॉपिक राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और लास्ट सेशन में हम लोगों ने महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इन सभी अंगों को, जो कि संघ की कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको खत्म किया है। आज हम लोग संघ की विधायिका, जिसमें संसद को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संघ की विधायिका क्या होती है? संघ की विधायिका राज्य व्यवस्था का वह अंग जो विधियों और कानूनों का निर्माण करती है, उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। तो विधायिका, संघ की विधायिका अलग होगी, राज्य की विधायिका अलग होगी। ठीक, तो संघ की जो विधायिका है लेजिस्लेटिव, वो अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, इससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक, क्या संघ की विधायिका 79 से लेकर के 120 आर्टिकल्स। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये मैंने आप लोगों को बताया था लोकतंत्र के 4 स्तंभ, इस पर पूरा मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे चेकआउट करिए। अलग अलग मैंने समझाया है। विधायिका जो कि विधियों का निर्माण करती है ना, कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उनका जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, उन्हें पूरे देश में लागू करने का कार्य करती है। फिर न्यायपालिका, अगर कोई भी इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्याय से संबंधित कार्य न्यायपालिका करती है। और हमारी जो मीडिया है वह सरकार और जनता के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करती है और इन 3 पिलर्स, जो 3 स्तंभ हैं, इन पर ऑब्जर्वेशन करती है। तो अब यहाँ पे जो हमारी विधायिका है, तो इसमें हमारी केंद्र की विधायिका, संघ की विधायिका को हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें संसद एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत संसद 3 शब्दों से बना है, या बोल सकते हो 3 अंगों से बना है। संसद के 3 अंग हैं, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के संसद अधूरा है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। क्या? संसद का अभिन्न अंग है। प्रश्न बन सकता है, अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। कौन? राष्ट्रपति। सर, आपने तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका में पढ़ाया है और आपने बोला था कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अंग है। बिल्कुल बोला था। तो कार्यपालिका का अंग क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रीगण, इनके द्वारा कार्य करवाता है। इनके द्वारा सारे कानून जो विधि यहाँ विधायिका में बनाए गए हैं उनको लागू करवाता है। ठीक, तो कार्य कर रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग हुआ। ठीक, अब यहां पे क्यों अंग है? कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पहले अगर लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, तो उसे राष्ट्रपति का साइन चाहिए अगर उस बिल को विधेयक में या कानून में बदलना है तो। ठीक, किसी भी विधेयक को कानून में बदलना है तो राष्ट्रपति का साइन चाहिए। इसलिए यह संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए यह विधायिका का अंग है। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस घुमा के दे सकता है। अब आती है बात राज्य की विधायिका की। जो राज्यों के द्वारा कानूनों का निर्माण हो रहा है वह राज्य विधायिका कहलाती है, जिसमें विधानमंडल आता है। ठीक, जो 2 सदनों से बना है, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा जैसे हमारा लोकसभा है ना, निम्न सदन, लोअर हाउस, तो हमारे राज्यों की जो लोअर हाउस है वो विधानसभा कहलाती है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वह अपर हाउस कहलाती है। सर, किन किन राज्यों में है? मैंने एक वीडियो में बताया था। अभी प्रेजेंट में 6 राज्यों में विधान परिषद है।
ठीक, अगर आप बोलोगे तो बता दूंगा, बता ही देता हूं क्या बोलोगे। देखो, ठीक, ये हमारा प्यारा भारत। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, विधानमंडल में विधानसभा सभी राज्यों में है, टोटल 28 राज्य हैं, विधानसभा सभी राज्यों में है, विधान परिषद 6 राज्यों में है। वह किन किन राज्यों में है वह देखिए, याद कर लीजिए। जो यहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 राज्य ये हो गए, ठीक, जोड़े में। उसके बाद यहां पर याद रखना है, थोड़ा नीचे हो गया, महाराष्ट्र और इसके जस्ट नीचे कर्नाटका, ठीक, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक, 2-2 का जोड़ा बनाओ, उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र तेलंगाना। महाराष्ट्र याद आ जाएगा तो उसके जस्ट नीचे वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटका। फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा तो तेलंगाना। अभी क्या हो रहा था, आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहाँ की विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए, तो उसे बढ़ाया गया, अभी फिलहाल उसे कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो अभी आप लोगों को आंध्र प्रदेश याद रखना है, जब कोई भी चीज होगी इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो अभी आप 6 याद रखोगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य याद रखोगे जहां पर विधान परिषद है, ठीक, क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी संसद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं यहां पे कार्यपालिका में, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। चलिए, भाग 5 संघ में हम लोग क्या देख रहे हैं, संघ की कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 79 से 123 है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे। संसद, पार्लियामेंट, जो कि हमारी राज्य व्यवस्था की अनुच्छेद 79 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 79 के तहत हमारे भारत में संसद व्यवस्था होगी, इस बात को 79 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 79 में दिया हुआ है, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्रोत, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था यह किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से यह संसदीय व्यवस्था ली गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रश्न बनेगा, हमारे भारत की संविधान में, हमारे भारत की राज्य व्यवस्था में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, यह किस देश से ली गई है, तो आप बोलोगे ब्रिटेन, जो अंग्रेज यहां पे रूल कर रहे थे, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, द्विसदनात्मक बाई कैमरल सिस्टम, हमारे देश में जो संसद है वह उसमें 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये 2 सदन हैं, इसीलिए इसको द्विसदनात्मक हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारी संसद है वो कैसी है, नेचर वाइज द्विसदनात्मक है। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, तो आप बोलोगे 1919 अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। 1919 अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र में द्विसदन बनाए गए, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ठीक। उसके बाद जो विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस,
यह भी कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। मैं जितने पॉइंट्स हो सकते हैं ब्रिटेन से जो लिए गए हैं वो से मैं यहाँ पे जो संसद से संबंधित हैं। ठीक। और एक चीज, ये 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये आप लोग ढंग से पढ़ लेना। मैंने इस पर भी वीडियो बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा हूं, प्लेलिस्ट में है, उसे आप चेकआउट करो। ठीक। सारे प्रश्न वहां से बनेंगे। विधायी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? सर, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक को कानून बनाने तक की जो प्रोसेस है वो सारी प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया कहलाती है। कैसे? कोई बिल जो है लोकसभा में हमने पेश किया, पारित किया, फिर राज्यसभा में गया, पेश हुआ, पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर, ये प्रक्रिया जो कहला रही है इसी को विधायी प्रक्रिया बोलते हैं, है ना, जिसमें विधि का निर्माण हो रहा है। कुछ ऐसे भी प्रस्ताव होते हैं, बिल होते हैं जो कि राज्यसभा में पहले पेश किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाती है, बाद में दोनों सदनों में पेश किया जाता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं इन्हीं को विधायी प्रक्रियाएं कहते हैं, और यही विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ठीक। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इनको भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से एक चीज और ली गई है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसको हम लोग मंत्रिमंडल जैसे पढ़े हैं, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जो कि कार्यपालिका का अंग है। ठीक। यहां पे ये संसद से संबंधित है तो मैं यहां पे ऐड कर दिया। ठीक। इसके बाद आप लोग देखो, संसद के अंग, संसद 3 अंगों से बना है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। ठीक। अब अनुच्छेद याद कर लो। सबसे पहले संसद, संसद जो है 79 आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में दिया हुआ है। 79, 80, 81। तो राज्यसभा बड़ा है, पहले आएगा, बड़ा भाई पहले आएगा, छोटा भाई बाद में आएगा, तो 80, 81। ठीक। 79, 80, 81। और राष्ट्रपति आप लोगों ने कार्यपालिका में ही याद किया था कि 52, अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। क्लियर है? ठीक। आगे बढ़ो। अब यहां पे एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक। भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को सरकार का, किसका? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टमिंस्टर मॉडल किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली को। ठीक, नोट कर लो। उसके बाद कुछ 3 लक्षण हैं हमारे संसदीय लोकतंत्र की, 3 लक्षण। थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है। ठीक। पहला है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता द्वारा सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जो कि पूरे देश, पूरे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुना जा रहा है, इसीलिए लोकसभा को जनता का सभा कहा जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहला जो लक्षण है कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसके लक्षण पढ़ रहे हैं हम लोग? संसद के। दूसरा, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार। ये सरकार कौन है? केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। ये अकाउंटेबल हैं किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति, जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। ठीक। तो उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होगी, ये इसका दूसरा लक्षण है। किसका? संसद का। तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसे मैंने मंत्रिमंडल वाले चैप्टर में, उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद हैं ये 2 लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे।
2 लोगों के प्रति, जो मंत्री परिषद है। ठीक, अगर वर्ड आता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से पूछेगा मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति के। किसके प्रति? राष्ट्रपति के। और अगर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, किससे? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। राज्यसभा नहीं बोलोगे, संसद नहीं बोलोगे, लोकसभा बोलोगे। ठीक, यहां पे ना तो सामूहिक है ना तो व्यक्तिगत है। ये जो वर्ड मंत्री परिषद है अपने आप में सामूहिक वर्ड है, तो सामूहिक रूप से अपने आप ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। तो अगर आता है व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति, और अगर सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इतना आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 3 लक्षण हो गए हमारे संसद के, पार्लियामेंट के। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, संसद की संरचना। आज के सेशन में हम लोग संसद की संरचनाओं पे बात कर लेते हैं, फिर आगे लोकसभा को पूरी डिटेल में, राज्यसभा को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो संसद की संरचना में इसके 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले राज्यसभा को देखते हैं। ठीक, राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोला जाता है। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 80, और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 और संसद 79, याद रखोगे। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। ठीक, अपर हाउस, और लोकसभा निम्न सदन, लोअर हाउस। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह भारत संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समझो इसे। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका जो चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, और लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो रहा है। तो यहां पे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, वहां से सदस्य चुन के राज्यसभा में भेजे जाते हैं। हर एक राज्य के लिए फिक्स है, सीटें आवंटित की गई हैं कि इस राज्य में इतनी सीटें राज्यसभा के लिए दी जाएंगी, इस राज्य में इतनी सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक, राज्यसभा की। और लोकसभा की बात करें तो 29। ठीक, अब इस 11 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। कितने हैं और किस क्षेत्र में हैं आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, आगे देखो। तो राज्यों के द्वारा क्या हो रहा है? यहां पे राज्यों के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों को भेजा जा रहा है, जो सदस्य उस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए यह भारत संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? राज्यसभा। उसके बाद इंग्लैंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहां पे भी 2 सदन है। ठीक, एक सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वह उच्च सदन की तरह बिहेव करता है, कार्य करता है। उसी के तरह हमारे यहां राज्यसभा बनाई गई जो कि स्थायी सदन है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, स्थायी सदन। स्थायी सदन क्या है? कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा का आपने सुना है कि सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गया, 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही सरकार गिर गई। ये सारे वर्ड्स लोकसभा के लिए हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह कार्य करती है। ठीक, आगे देखो। अब देखो यहां पे राज्यसभा की संरचना कि कितने मेंबर्स, कितने सदस्य कुल हो सकते हैं, कहां से कितने आएंगे, इन पर हम लोग
चर्चा कर रहे हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों की संरचना की बात कर रहे हैं। राज्यसभा की संरचना कैसी होगी? यहां पे हम लोग अधिकतम की बात करते हैं। ठीक, और यहां पे वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी। ठीक, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250। वर्तमान में कितनी मतलब सीटें आवंटित हैं या फिर कितनी सीटें भर जाती हैं? तो 245। 245 सीटें हैं वर्तमान में। ठीक, कुल कितनी सीटें, मतलब अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुना जा सकता है, प्रश्न आएगा तो आप बोलोगे 250। इसे आप लोग इस तरीके से विभाजित कर लो, 238 प्लस 12, 238 प्लस 12। ये जो 12 सदस्य हैं ये कौन है? ये है मनोनीत सदस्य। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये 12 सदस्य कौन है? मनोनीत सदस्य। ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो ये जो हैं ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किन व्यक्तियों को? क्या किसी भी व्यक्ति को उठा के हम लोग राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं? तो नहीं। ये 12 मेंबर जो मनोनीत हो रहे हैं वह कुछ विषयों में उनका कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो वहां के एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। ठीक, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखो। पहला कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। ठीक, मनोनीत सदस्य जो हैं वह 4 सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। प्रश्न बन सकता है, ये फील्ड पूछा जा सकता है। ये यहां के क्या हैं? एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। इनकी एक्सपर्टीज होगी। इन सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सीधे तौर पर मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। कला के अंदर ही खेल भी आ जाता है, जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को और मैरी कॉम को बॉक्सिंग में राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। तो कला के क्षेत्र में चुना गया है। कला को हम लोग, खेल को हम लोग कला के अंडर में मानते हैं। तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं राज्यसभा में, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब ये जो 238 हैं ये कहां से चुनेंगे? ये हम लोग चुनेंगे राज्यों से, जो राज्यों की विधानसभा भेज रही है। ठीक, तो राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र, जिसको यूनियन टेरिटरीज यूटीज कहते हैं, यहां के मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे जो प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों को। ये कौन है? 238 सदस्य। 238 सदस्य। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये तो है मैक्सिमम नंबर 250 का आंकड़ा। ये 250 का आंकड़ा क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक, अब इधर समझो, 245 को 233 प्लस 12 हो गया 245। ठीक, 12 जो मैंने अभी बताए ये मनोनीत है। ये वर्तमान स्थिति है। ये संविधान में दिया है कि इतने सदस्य हो सकते हैं। यहां पे वर्तमान में कितने? 12 मनोनीत किए जाते हैं और 233 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 229 प्लस 4 हो गए। 229 कहां से? राज्यों से, जो 28 राज्य हैं वहां से,
और ये संघ राज्य क्षेत्रों से, यूनियन टेरिटरीज से, यूटी से। ये हो गई संरचना हमारी राज्यसभा की। इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप कर लो। देखो राज्यसभा की संरचना, ठीक। ये देखो अधिकतम सदस्य कितने हैं, 250। वर्तमान स्थिति कितनी है, 245। 12 सदस्य मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत। 238 प्लस 245 कितना हुआ, 250। 238 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, और जो 12 है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। यहां वर्तमान में देखो 233 प्लस 12 245। 233 में 229 राज्यों से हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। यह हो गया हमारा राज्यसभा की संरचना। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे भारतीय संविधान में लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 80 के तहत दिया हुआ है, 81 के तहत। 80 में राज्यसभा, ठीक। लोकसभा जो है उसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, जनता का सदन। क्यों, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, लोगों की सभा मतलब जनता का सदन है ये। क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में। किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता को, ठीक। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह यह कार्य करता है, और यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार गिराई जा सकती है, कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, राज्यसभा में मैंने कहीं पे भी दूसरा अनुच्छेद नहीं बताया। 80 के तहत 12 मनोनीत सदस्य भी आएंगे, लेकिन यहां पे आंग्ल भारतीयों को भी चुना जाता है। तो आंग्ल भारतीयों से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया हुआ है। इसे आप अलग से याद रखो। 331 और 81, 331 और 81 किससे संबंधित हैं, लोकसभा से। 81 में सभी चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब आंग्ल भारतीयों से संबंधित प्रावधान की बात करोगे तो 331 में इसका प्रावधान है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे अलग से याद रखोगे, बाकी चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक। अब जैसे कि संरचना की बात करें तो इसमें जो अधिकतम सदस्यों की बात की जाती है वह 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 545, ठीक। इसे आप लोग समझो। लोकसभा वर्तमान और ये अधिकतम, ठीक। 552 अधिकतम। आप लोग कैसे याद रखोगे, जैसे मैं बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगी। 552 को तोड़ दो किसमें, 550 प्लस 2। ये जो 2 मेंबर हैं यही हैं एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय राज्यसभा में कहीं पे भी आंग्ल भारतीय की बात अलग से प्रावधान नहीं दिया गया है। यहाँ पे, वहां मनोनीत है, यहाँ पे आंग्ल भारतीयों को चुना जा रहा है, मनोनीत किया जा रहा है। यहाँ पे भी मनोनीत वर्ड याद रखोगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, तो आप समझो जो भी ब्रिटिश कोई व्यक्ति है ना, ब्रिटिश व्यक्ति, अंग्रेज, वह भारत की किसी महिला से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न जो संतान है वह आंग्ल भारतीय कहलाता है, ठीक। क्या मैंने बोला, ब्रिटिश पर्सन है, कोई भी पर्सन या उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, वो कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। और जो महिला है वह कौन है, भारतीय है, तो उससे उत्पन्न संतान कौन कहलाएगा, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय कहलाएगा। तो हमारे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान दिया हुआ है। यह मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, अधिकतम 552। अब इस 550 को तोड़ दो, 550
30 प्लस 20 कितने हो गए? 550। ये जो 530 हैं ये राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे, राज्यों से चुने हुए सदस्य हैं। और ये जो 20 हैं ये संघ राज्य क्षेत्रों से चुने हुए सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं। तो आप बोलोगे यूटी से आए हुए सदस्य जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे उस क्षेत्र का। ठीक। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 545 आंकड़ा है लोकसभा में जहां पे सदस्यों को चुना जाता है। 545 सदस्य अभी लोकसभा में चुने जाते हैं। इसे आप तोड़ोगे तो 543 प्लस 2, देखो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही स्ट्रक्चर आप फ्रेमिंग करोगे। ठीक। यहां पे जो दो हैं ये मनोनीत है, एंग्लो इंडियन। ठीक, एंग्लो इंडियन। ये 543 को आप तोड़ो दो पार्ट में तो 530 प्लस 13 ये हो जाएगा क्या? 543। ये जो 530 है ये राज्यों से चुने जाएंगे और ये जो 13 सदस्य हैं 13 ये यूटीज संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। देखो कितने सदस्य कम हो रहे हैं इधर, तो देखो 20 है यहां पे 13 है, 7 सदस्य यूटी से कम हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से कम है। सर ये कौन से सदस्य हैं, क्यों इसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहां से? समझो इस बात को, जो अभी हमारा पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक, वह भारत का हिस्सा था। अगर वह हमारे भारत में सम्मिलित हो जाता है, कौन? पीओके वाला क्षेत्र, तो वहां की जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाएंगे वह नंबर कितना होगा? 7। तो ये 7 अगर इस 13 में ऐड होगा तो ये 13 प्लस 7 20 हो जाएगा और ये टोटल जो हमारा मैक्सिमम आंकड़ा है 552 का ये टच कर जाएगा। अभी नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो हमारे भारत में सम्मिलित होने के बावजूद भी भारत का हिस्सा नहीं है, उस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। ठीक, तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। लोकसभा में जो संरचना है, राज्यों के प्रतिनिधि कितने हैं? 530। ये संवैधानिक उपबंध है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। 552 मैक्सिमम है। 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं जो कि एंग्लो इंडियन है। फिर उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य। यहीं पे वर्तमान स्थिति 20 ना होकर के कितनी है? 13 है, क्योंकि 7 सदस्य पीओके से चुने जाएंगे अगर वो हमारे भारत का हिस्सा हो जाएगा तो। ठीक, 530 यहां पे है ही, ये क्लियर है। और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, जो मनोनीत किए जा रहे हैं सदस्य, इनसे संबंधित उपबंध प्रावधान हमारे राज्य व्यवस्था में कौन से आर्टिकल में है? तो 331। इसे याद रखोगे। एक चीज और याद रखो, 104वां संविधान संशोधन, ये अंतिम पॉइंट है। संविधान संशोधन क्या कहता है यह अधिनियम? इसके तहत जो ये आंग्ल भारतीयों का आरक्षण है लोकसभा में, यह खत्म कर दिया गया है। मतलब सर आप पढ़ाए क्यों? क्योंकि बेटा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है 552 का। 552 पूरे सदस्य चुने जाएंगे, उनका क्या खत्म किया गया है? आरक्षण खत्म किया गया है। मतलब 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की जो प्रावधान थी वो थी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, अब वो चुनने की बात है, प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनेगा ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्योंकि 2019 के बाद ये जब संविधान संशोधन हुआ उसके बाद से क्या हुआ, एंग्लो इंडियन जो हैं वह नहीं चुने गए हैं। 2014 में चुने गए थे, उसके बाद अभी 2019 के बाद कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं चुना गया है लोकसभा सदस्य हेतु। ठीक, और इसमें क्या एक पॉइंट याद रखोगे कि जो SC ST का आरक्षण है, आरक्षण का जो प्रावधान है वह 10 वर्षों के लिए और ऐड कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो कि आंग्ल भारतीयों के आरक्षण से संबंधित है और SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से
आरक्षण के संबंधित है, तो इसे भी याद रखोगे। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग लोकसभा के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, राज्यसभा के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे विस्तार से। यह संरचना आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, समझ लेना एक दो बार देख करके। ठीक, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है श्री रमा एकेडमी, आप इससे जुड़ जाओ। ठीक, क्विजेस यहाँ पे मिलती रहेंगी, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और तरक्की जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।